नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत जो आपकी क्लासेस चल रही हैं सीटेट दिसंबर 2023 के लिए, उसके अंतर्गत पेपर 2 SST में आज हम हिस्ट्री के क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यह क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है कि रहने की जगह निर्धारित करना। पहला हमारा टॉपिक क्या है? रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान के पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। चलिए देखते हैं मानचित्र 2 में लाल त्रिकोण वाले स्थान। मानचित्र यहाँ लगा होगा। हम भीमबेटका कहाँ पड़ता है? आप इसको नोट कर लीजिए। जगह भी पूछ लेता है, MP में पड़ता है। हुसुंगी कहाँ पड़ता है? हुसुंगी कर्नाटक में पड़ता है। हुसुंगी कहाँ पड़ता है? हुसुंगी कर्नाटक में पड़ता है। कुरनूल कहाँ पड़ती है? कुरनूल पड़ता है आंध्रा में। ध्यान रखिएगा, कुरनूल आंध्रा में पड़ता है। इसको आप नोट कर लीजिए। कुरनूल कहाँ पड़ता है? आंध्रा में पड़ता है। हुसुंगी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कुरनूल आंध्रा में। और भीमबेटका मध्य प्रदेश में। पूरा पाषाण कालीन ये सब स्थल हैं जहाँ खाद्य आखेटक के साक्ष्य मिले हैं, यही बताया जा रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं कि लाल त्रिकोण वाले पूरा स्थल मिले हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने का प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थान हैं आखेटक खाद्य संग्रह रहते हुए। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो इसमें इस जो ये वाला स्लाइड था, इसमें आपको पढ़ना क्या है? इसमें सिर्फ लाल त्रिकोण वाले स्थान को मुझे दर्शाना था, इसलिए मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। पूछ लेगा भीमबेटका किस प्रकार का स्थल है, तो पूरा पाषाणकालीन स्थल है। वो कहाँ है? MP में है। और पूछ लेगा हुसुंगी कहाँ है? हुसुंगी कहाँ है? हुसुंगी कर्नाटका में है। कुरनूल कहाँ है? कुरनूल आंध्रा में है। कुरनूल कहाँ है? आंध्रा में है। और भी स्थल जो दिखाए गए हैं। इनाम गांव कहाँ है? इनाम गांव महाराष्ट्र में है। इनाम गांव कहाँ है? इनाम गांव महाराष्ट्र में है। कोल्डी हुआ प्रयागराज में है। चिरांद बिहार में है। ध्यान रखिएगा, चिरांद कहाँ है? बिहार में है। और मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। तो ये जो स्थल दिखाए गए हैं इनके स्थान पूछता है, तो बुरझोम कश्मीर में। तो आप याद कर लीजिए एक बार फिर से। बुरझोम कश्मीर, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, कोल्डी हुआ प्रयागराज, भीमबेटका MP, चिरांद बिहार में है, इनाम गांव महाराष्ट्र में, कुरनूल की गुफाएं आंध्रा में, हुसुंगी कर्नाटक और ब्रह्मगिरी कर्नाटक में। इसको आप याद कर लीजिएगा। अब चलिए दूसरा बिंदु हम देखते हैं। दूसरा बिंदु हमारा भीमबेटका। भीमबेटका मैंने आपको बताया कि आधुनिक महाराष्ट्र में है। तो हम दूसरा बिंदु हमारा क्या है? भीमबेटका। चलिए देखते हैं भीमबेटका के बारे में। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। तो लोग यहाँ क्यों रहते थे? भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि उन्हें यहाँ बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के आसपास है। ध्यान रखिएगा, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वह नर्मदा घाटी के आसपास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? तो जैसे कि इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यहाँ नर्मदा घाटी के आसपास थे, तो यहाँ सभी प्रकार के संसाधन भी उपलब्ध होंगे और इन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत भी मिलती होगी। तो सब प्रकार के इन्हें संसाधन भी मिलते थे। इन्हें खाने के लिए विभिन्न प्रकार के शिकार भी मिलते थे। तो इस वजह से स्वच्छ जल भी मिलता था, इसलिए ये यहाँ रहते थे। तो भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगला बिंदु है पूरा स्थल। पूरा स्थल क्या होता है? चलिए अब देखते हैं। हमारा अगला बिंदु है पूरा स्थल। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पूरा स्थल किसे कहते हैं? जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? पूरा स्थल कहते हैं। जैसे कि भीमबेटका या अन्य प्रकार के चिरांद हो गए, ये सब पूरा स्थल ही तो हैं जहां औजार मिले हैं, बर्तन मिले हैं और इमारतें जैसे विभिन्न प्रकार के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। इन वस्तुओं का निर्माण जाहिर सी बात है लोगों ने अपने काम के लिए ही किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। बाद में क्या हुआ कि उन्हें वहीं छोड़ गए और ये साक्ष्य बन गए। ये ज़मीन के ऊपर भी हैं, अंदर हैं और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो साक्ष्य हैं ज़मीन के ऊपर भी मिलते हैं, अंदर भी मिलते हैं, खुदाई करके भी मिलते हैं, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थल के बारे में आप अगले अध्याय में पता चलेगा आपको। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। देखिए कुछ प्रकार के पाषाणकालीन पत्थर मिले हैं, औजार हैं, ये सब औजार के रूप में इनका प्रयोग होता था। आग की खोज। आग की खोज मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढिए। मानचित्र 2 में अभी कुरनूल गुफा मैंने आपको बताया था। आप बताइए कुरनूल गुफा कहाँ है? मैंने आपको कुरनूल गुफा बताया था ना, पूछा जाता है। कुरनूल गुफा में क्या हुआ था? आग के साक्ष्य मिले थे और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कुरनूल गुफा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। इसको नोट कर लीजिएगा। कुरनूल गुफा कहाँ है? कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में है।
यहाँ राख के अवशेष मिले, यहाँ राख के अवशेष मिले, इसलिए यहाँ आग के साक्ष्य के रूप में माना जाता है। भारत में आग का साक्ष्य कुरनूल गुफा से मिलता है। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। तो इसका मतलब क्या है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया था। ध्यान रखिएगा, आग का जो इस्तेमाल है वह कई कार्यों के लिए किया गया था, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो आग का प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता था। प्रकाश के लिए किया जाता था, मांस को पकाने के लिए किया जाता था और खतरनाक जानवरों से अपनी सुरक्षा करने के लिए किया जाता था। तो इसमें इंपॉर्टेंट कहाँ है, इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है, कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा आपको फिर से दिखा देता हूँ मानचित्र में। कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में है और आग के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। नाम और निधियाँ, अगला बिंदु है नाम और निधियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। ध्यान रखिएगा, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते थे। तो जो आरंभिक काल था उसे पूरा पाषाण काल कहा गया। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण का अर्थ है पत्थर। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। तो इसे पूरा पाषाण इसलिए कहा गया कि यह पूरा स्थल जो प्राप्त, यहाँ से जो पूरा स्थल मिले हैं उसमें पत्थर के औजार का महत्व ज़्यादा था, इसलिए इसे पूरा पाषाण कहा गया। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लीजिएगा कि पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल के को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी हुई है। तो मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मीसोलिथ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मीसोलिथ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो बर्फ आदि थी वह छटने लगी थी और विभिन्न प्रकार की घास प्रजातियाँ, वनस्पतियों आदि की उत्पत्ति होने लगी थी, जन्म लेने लगी थी। तो इसमें यही हुआ था कि बर्फ आदि जो पर्यावरणीय बदलाव हुए थे। ठीक, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव हुए उसे मीसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका समय जो है लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। तो इसका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे, क्योंकि जानवर आदि की जो आकार था वो भी छोटे होने लगा था, इसलिए आपके औजार की आवश्यकता भी छोटी थी। इसलिए इस समय के जो पाषाण के औजार थे वो बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया। चलिए इस स्लाइड को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं क्योंकि उस समय पत्थर आदि का महत्व बहुत था। पूरा पाषाण काल का समय देख लेते हैं, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान। उसके बाद मीसोलिथ अर्थात मध्य पाषाण काल आया, जो 12,000 साल पहले से लगभग 10,000 साल पहले तक माना गया। और इस समय की इंपॉर्टेंट क्या था कि पर्यावरणीय बदलाव इस समय हुए थे और औजार जो थे बहुत छोटे प्रयोग होने लगे थे और इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया था। प्रायः इन औजारों में हड्डियां, लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिये और आरा जैसे औजार मिलते थे। तो ये औजार कैसे होते थे, हड्डियां, लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरा जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बने गए। साथ साथ क्या हुआ, कुछ औजार पूरा पाषाण काल वाले भी थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हुई थी। तो अगले युग की जो शुरुआत हुई लगभग 10,000 साल पहले हुई थी। इसे नव पाषाण युग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे नव पाषाण युग कहा गया। अब बदलती जलवायु देख लेते हैं, जो मध्य पाषाण काल है उसके बारे में देख लेते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। मैंने जो बताया कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया में बहुत बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। इसलिए औजार भी छोटे बनाए गए थे, मैंने आपको बताया अभी ऊपर। खेती और पशुपालन की शुरुआत अब देख लेते हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे, स्वतः ही उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इसे अनाज को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। अस्थायी जीवन की ओर चलिए देखते हैं। अस्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों के कुछ पुरास्थल पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुरझोम। यहाँ बुरझोम का ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा, बुरझोम। मैंने अभी आपको बताया ना, बुरझोम कश्मीर नामक पुरातात्विक स्थल है, तो यहाँ बुरझोम होगा। पुरातत्वविदों के कुछ स्थल पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुरझोम जो वर्तमान कश्मीर में है, के लोग गड्ढे के नीचे रहते थे, जिसे गर्तवास कहा गया। अब प्रश्न बनता है गर्तवास किसे कहते हैं, सीटेट में प्रश्न बनता है गर्तवास किसे कहते हैं, कि बुरझोम कश्मीर जो वर्तमान पड़ता है वहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, क्योंकि सर्दी से बचने के लिए उसे ही गर्तवास कहा गया। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। इससे क्या होता था, उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी।
पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह भी मिली है, ध्यान रखिएगा। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह भी मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते थे। इसका अर्थ क्या है कि झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों घर ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है, तो ऐसा माना जाता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे। अब हम अगला बिंदु देखते हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरण से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग में का माना जाता है। तो बहुत सारी जगहों से ऐसे पत्थर मिले हैं जो पूरा पाषाण काल युगीन उपकरणों के आकार से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग के पत्थर माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तो इनमें वे औजार भी मिले हैं जिनकी धार को और मजबूत करने के लिए पॉलिश भी चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। ध्यान रखिएगा, ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है, कुछ औजार बनाए गए हैं। मेहरगढ़, अब देख लेते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ ढूढ़ो या ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास है। यह एक हरा भरा समतल स्थान है। ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ जो है वह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल मैदान है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ बोलन दर्रे के रास्ते में पड़ता है और यह ईरान जाने वाले रास्ते में पड़ता है और एक हरा भरा समतल स्थान है। यहाँ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ध्यान रखिएगा, जो पहला साक्ष्य मिलता है कृषि का वो मेहरगढ़ से ही मिलता है। इसको ध्यान रखिएगा, पहला साक्ष्य कृषि का कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। तो मेहरगढ़ संभवतः वही स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ध्यान रखिएगा, इसमें जौ और गेहूँ का ही हम नाम ले सकते हैं, धान का नहीं। धान का साक्ष्य कहाँ सबसे पहले मिला है? कोल्डी हो प्रयागराज से। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डी मिली है। तो इसमें हिरण और सूकर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घर के अवशेष मिले। मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। तो इसमें से कुछ संभवतः जो अनाज के भंडारण के भी काम आते हैं, जो अनाज रखा जाता था। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते होंगे। ध्यान रखिएगा, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते होंगे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। तो मेहरगढ़ की जो कब्रें मिली है उसमें मृतकों के साथ कुछ सामान रखे जाते हैं। ऐसा इसलिए होता होगा कि जो मृतक के सगे संबंधी है उसके प्रति सम्मान जताते थे मृत्यु के बाद, और लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ में ऐसे कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो प्रश्न बनता है कि मेहरगढ़ में एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए ये चित्र है। अब एक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल देख लेते हैं। इटलस में तुर्की दो नवपाषाण काल युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल में एक चाताल युग तुर्की में है। ध्यान रखिएगा, जो चाताल युग है स्थान व नवपाषाण युग तुर्की में पाया जाता है। यह दूर दराज स्थान से कई चीज़ें लाई जाती थी यहाँ पे और उनका उपयोग किया जाता था। ध्यान रखिएगा, यहाँ दूर दराज से चीज़ें लाई जाती थी और उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवर के पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया कब आरंभ हुई थी? 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। चलिए अब इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं हम लोग। क्विक रिवीजन में कौन सा स्थान कहाँ पड़ता है उसको देख लेते हैं। बुरजहोम कश्मीर में, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, कोल्डी हवा प्रयागराज में, चिरांद बिहार में पड़ता है और इनाम गाँव महाराष्ट्र में, कुसुंगी कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुर्नूल आंध्र में पड़ता है। आगे चलिए देखते हैं। पूरा स्थल जानते हैं किस स्थान को कहते हैं? जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं को अवशेष मिलते हैं उसे पूरा स्थल कहते हैं। आग की खोज कुर्नूल गुफा में साक्ष्य मिला है। ध्यान रखिए, कुर्नूल गुफा आंध्र प्रदेश में। यहाँ इसका मतलब क्या है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला बिंदु हमारा था कि पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं? पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक।
जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मीजोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं और यह 12,000 से 10,000 साल पहले तक चला था। इस काल में पाषाण जो बहुत छोटे हुए जिसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया। प्रायः इन औजार में हड्डियों लकड़ियों के मूठे लगे हसिया और जैसे औजार मिलते हैं तथा पूरा पाषाण युग वाले औजार भी मिले हैं। इसके 10,000 साल पहले जो युग की शुरुआत हुई उसे नवपाषाण युग कहा गया। बदलती जलवायु में क्या हुआ था? मध्य पाषाण काल अर्थात मीजोलिथ में लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव हुए। गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्र घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास पर जिंदा रहते थे। खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई। उसके बाद मेहरगढ़ में स्थायी जीवन। बुरजहोम में गर्तवास मिला। ध्यान रखिएगा, बुरजहोम वर्तमान कश्मीर में गड्ढे में रहते थे लोग और इनमें सीढ़ियाँ उतरने के लिए बनी होती थी और ठंड के मौसम में सुरक्षा इससे मिलती थी। पुरातत्व को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। उसके बाद इंपॉर्टेंट था मेहरगढ़। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल मैदान है और यह वह स्थान है जहाँ सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूकर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घर भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं और कुछ में संभवतः भंडारण होता। मेहरगढ़ में कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे क्योंकि ऐसा मानना जाता था कि मृतक के सभी संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे और लोगों की यह भी मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। कई ऐसे कब्रें भी मिली हैं जहाँ मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। इसे ऐसे इसलिए दफनाया गया होगा कि परलोक में मृतक के खाने के लिए भी रखा गया था। नवपाषाण काल स्थल, इसमें आप ध्यान रखना है, चाताल ह्यूक स्थल पूछ लेगा, वह तुर्की में पड़ता है और नवपाषाण काल स्थल है। और यहाँ कहाँ से क्या सामान आते थे ये भी पूछ सकता है। तो सीरिया से चकमक पत्थर आता था, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ भी आती थी। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।